नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। हमारी जो एमसी सीरीज थी वो कुछ समय के लिए थोड़ा स्टॉप हो गई थी, अब वापस से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 17 तक है ना, हमारे जो लेक्चर थे वो 17 तक हो चुके थे। आज का जो हमारा एमसीक्यू का लेक्चर है वो 18 नंबर का है, 18 नंबर का। ये जो एमसीक्यू सीरीज है एग्रीकल्चर के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे IBPS AFO है, चाहे FCI के एग्ज़ाम हो, चाहे फिर अपना किसका एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ का RU RHU का एग्ज़ाम हो, मध्य प्रदेश का RHU का एग्ज़ाम हो, क्वालिटी कंट्रोलर का, या फिर MSc एंट्रेंस BHU, जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा दोस्तों एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड आती है कि सर कोई एक ऐसा बैच बताएं ऑनलाइन जिसमें सभी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। तो हमने है ना, कल से 16 मई से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है विजयी भव बैच। ये एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कंप्लीट बैच है। आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको जो भी वैकेंसी आएगी 1 ईयर के अंदर, चाहे वो IBPS AF हो, चाहे FCI हो, IFCO हो, यूपी की हो, छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की, किसी भी स्टेट की कोई भी वैकेंसी आती है 1 ईयर के अंदर आपको पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी दी जाएगी। हर एग्जाम की कंप्लीट इसके अंदर प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस बैच की जो फीस है मात्र 3000 रुपये 1 ईयर की, जिसमें सारे एग्जाम शामिल है। और इसका जो टाइमिंग है मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम है। मॉर्निंग के अंदर सुबह 8:30 बजे है, इवनिंग के अंदर हमारा 7:30 पर है ना, मॉर्निंग 8:30 और इवनिंग 7:30। ठीक है, दोनों टाइम इसको अटेंड करना है। या फिर जो स्टूडेंट ओनली पर्टिकुलर IBPS AFO के लिए, तो उनके लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है पर्टिकुलर IBPS AFO के लिए 16 तारीख से। ठीक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर है ना, इंग्लिश की आपको प्रिपरेशन करना है IBPS AFO के लिए, चाहे FCI के लिए, या फिर हमारा ICR के एग्ज़ाम हो, या फिर मध्य प्रदेश के जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं 15 नंबर की आती है MP के अंदर। IBPS में तो आपको पता है हमको क्या निकालना है, कट ऑफ निकालना है, कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा नंबर। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों की जो मेजर प्रॉब्लम है, समस्या है, वो क्या, इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश का बैच कंटिन्यू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1200 रुपये के अंदर 1 ईयर वैलिडिटी। चलिए, और FCI का पर्टिकुलर स्पेशली FCI के लिए, ठीक है, जो असिस्टेंट ग्रेड 2nd और 3rd के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसका बैच भी कल से 4 बजे से 6 बजे तक है ना। कल जो बैच है 4 बजे से 6 बजे तक इसका जो टाइमिंग है इवनिंग के अंदर है ना, 16 मई से। ठीक है, इसका जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग जो है 4 से लेके 6 PM है ना, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर, ठीक है, प्लस बॉटनी प्लस जूलॉजी है ना, तीनों चीज़ पढ़ने वाले हैं। और ऐसा पढ़ेंगे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम है हमारा RHO असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर, ठीक है, इनकी जो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ चुकी है। आप इनके लिए हमारे जो 5000 MCQ की सीरीज चल रही है आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है और आप चाहते हैं, आपको टाइम मिल गया, तो आप ये 5000 MCQ सीरीज ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों के बीजों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए। सर्टिफाइड सीड्स शुड नॉट कंटेन परसेंटेज ऑफ सीड्स ऑफ द ऑब्जेक्शनल वीड। जो हमारा सर्टिफाइड सीड होते हैं ना, ठीक है भाई, किसानों को, फार्मर को कौन सा सीड दिया जाता है, सर्टिफाइड सीड। आपको मालूम होगा फार्मर को कौन सा सीड दिया जाता है, फार्मर्स को, है ना, फार्मर्स को कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए कौन सा सर्टिफाइड दिया जाता है, जिसके अंदर की ब्लू कलर का टैग होता है। कौन से कलर का, ब्लू कलर का टैग इस्तेमाल यूज होता है ना। अब ये सर्टिफाइड सीड है, ऑब्जेक्ट है ना, या फिर प्रमाणित बीज। इसके अंदर जो ऑब्जेक्शनल वीड्स होते हैं, मतलब जो वीड खरपतवार होते हैं, इनके जो सीड्स हैं उनको हम जब मिक्स हो जाते हैं तो सेपरेट करना वो डिफिकल्ट होता है, ऑब्जेक्शनल वीड। तो उनका मैक्सिमम परसेंट भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो सीड जो हमारा प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड सीड है, वो क्या है, पर सही नहीं होगा, है ना, फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों कि हमारे खेत के अंदर वीड का फिर क्या होगा, कॉन्टेमिनेशन ज़्यादा होगा, वीड की संख्या ज़्यादा होगी, तो क्रॉप के साथ जो हमारा ईल्ड है रिडक्शन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शनल वीड 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके अंदर, फाउंडेशन सीड के अंदर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि मूंगफली के प्रमाणित बीज में आवश्यक शुद्धता, ठीक है, कि भाई ये जो है ना, कौन सा सर्टिफाइड सीड, ग्राउंडनट के सर्टिफाइड सीड आपसे पूछ रहा है कि ग्राउंडनट सर्टिफाइड सीड जो है, ठीक है, ग्राउंडनट का सर्टिफाइड सीड है,
इसकी फिजिकल प्योरिटी है ना, आपसे पूछ रहा है पीजी की रिक्वायर्ड प्योरिटी कितनी होना परसेंट, तो याद रखना 96%, ठीक है, कितनी 96% इसकी फिजिकल प्योरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्लांट डेवलप्ड टेक्स प्लेस इन कम्युनिटीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, प्रोपाउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण द्वारा पादप विकास समुदायों में होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो पहले हम बात करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है ना। ये पूछ रहे कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी, है ना। क्या पूछा जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई है ना। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसके द्वारा, तो देखो नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, जैसे भाई वातावरण एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या होता है कि यहाँ से 1000 प्लांट है सपोज, है ना, यहाँ पर 1000 प्लांट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे 1000 प्लांट है, तो क्या होगा कि वहाँ देखो यहाँ पर समर सीजन भी आएगा, रेन है ना, विंटर भी आएगा, रेनी भी, तो जो वीक प्लांट होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, और जो अच्छे प्लांट होंगे, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग वाले अच्छे प्लांट होते हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो मीन्स जो सबसे फिट होता है वो सर्वाइव कर जाता है, और जो वीक होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, डेड हो जाता है। तो ऐसे ही क्या चलता है, नेचर के अंदर सिलेक्शन चलता है। नेचर के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, जिसके पास अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो क्या होता है नेचर के अंदर सेलेक्ट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। और जो वीक होते हैं वो, यही क्या होता है प्रकृति का नियम है ना, जो कमज़ोर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, सुपीरियर होते हैं, वो आगे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है, ये किसने प्रपोज्ड की, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थ्योरी प्रपोज्ड की थी किसके द्वारा, डार्विन ने। किसने प्रपोज्ड की थी, याद रखना डार्विन, चार्ल्स डार्विन, है ना। चार्ल्स डार्विन जो है बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने HMS वीगल, एक शिप था, ठीक है, इंग्लैंड का HMS वीगल शिप पर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, ठीक है, वहाँ पर एक आइसलैंड की 5 साल तक इन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी, है ना। वहाँ पर अलग अलग वर्ड्स की, चिड़ियों की, है ना, कि इन्होंने देखा था कि भाई नेचर के अंदर ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है, सिलेक्शन कैसे होता है, एक नई स्पीशीज कैसे आती है, उन सब का इन्होंने स्टडी की और एक थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन। एक और थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। कौन सी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, याद रखना कौन सी थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, कि भाई ये जो सबसे फिट होगा, ठीक है, जो सबसे फिट होता है वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, और जो वीक होता है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला है द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरेंट्स शुड हैव द स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी फॉर। देखो जो पेरेंट्स होते हैं, अगर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी उनकी अच्छी होना चाहिए, किसके लिए, ठीक है, पेरेंट्स की स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, ठीक है, अच्छी होना चाहिए, किसके डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ना कि पेरेंट्स की स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी होना चाहिए, किसके लिए, तो यहाँ पर किसके, डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन के लिए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द किसके लिए, कंपोजिट वैरायटी के लिए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटी, या डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए पेरेंट्स की SCA स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हाइब्रिड सीड डेवलपमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कि विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय एंड्रोजेनोसिस, है ना। एंड्रोजेनेसिस के द्वारा किस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, विच टाइप ऑफ द प्लांट आर प्रोड्यूस बाय एंड्रोजेनेसिस। तो एंड्रोजेनेसिस का मतलब होता है भाई पोलन ग्रेन, ठीक है, किसके द्वारा, पोलन ग्रेन कहो या फिर एंथर, है ना, पोलन ग्रेन या फिर एंथर के द्वारा प्लांट का प्रोडक्शन। देखो भैया पोलन ग्रेन खुद एक एन होता है, हैप्लोइड होता है, हाँ या ना, पोलन ग्रेन क्या होता है, हैप्लोइड होता है। जब हम हैप्लोइड का कल्चर, हैप्लोइड सेल का कल्चर करेंगे, ठीक है, तो हमको हैप्लोइड ही प्लांट मिलेंगे। हैप्लोइड सेल का कल्चर करेंगे तो हमको कैसे प्लांट मिलेंगे, हैप्लोइड, हाँ या ना। तो भाई एंड्रोजेनेसिस से हमको कैसे प्लांट मिलेंगे, हैप्लोइड प्लांट प्राप्त होंगे। कैसे प्लांट प्राप्त होंगे, हैप्लोइड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, हमको हैप्लोइड प्लांट प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इस वीडियो की जो है ना, वीडियो चल रही है, इसकी जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी से ले सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे ये जो टेलीग्राम चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर है ना जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, क्वेश्चन है, वो सब डाले जाते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीन का पृथक्करण होता है, जीन आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग, जीन का पृथक्करण कब होता है, ठीक है। पृथक्करण का मतलब होता है सेग्रीगेशन। सपोज जैसे कि यहाँ पर कैपिटल A है, स्मॉल a, है ना, ये जो अलग अलग हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये अलग अलग, ये अलग हो जाएगा, स्मॉल a अलग।
सेग्रीगेशन ऐसा कब होता है? देखो सेग्रीगेशन हमेशा होता है मियोसिस है ना, हम देखो सेग्रीगेशन होता है गैमेट फॉर्मेशन के समय। कब होता है? तो जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मक निर्माण होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय, जीन या फैक्टर, याद रखा कभी आपसे जीन की जगह ये भी पूछा जा सकता है कि फैक्टर का सेग्रीगेशन कब होता है। फैक्टर का सेग्रीगेशन या जीन का सेग्रीगेशन कब होता है? तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? F1 पीढ़ी के बाद जो गैमेट फॉर्मेशन होगा F1 पीढ़ी में, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय हमेशा क्या होता है? सेग्रीगेशन। देखो गैमेट फॉर्मेशन किससे होता है? मियोसिस से। आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस जो होता है हमेशा उसी से गैमेट फॉर्मेशन होता है, हाँ या ना? ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है मियोसिस से। और मियोसिस के अंदर जो एनाफेज फर्स्ट होती है ना, याद रखना कौन सी? एनाफेज फर्स्ट होती है। तो गैमेट का सेग्रीगेशन एनाफेज फर्स्ट में होता है, जीन का सेग्रीगेशन और है ना फैक्टर का सेग्रीगेशन एनाफेज फर्स्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कब होता है? तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो मियोसिस जो है गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मियोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट की सब स्टेज प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है? ठीक है, तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फैक्टर का सेग्रीगेशन होता है कुल मिलाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ब्रीडिंग मेथड्स आर द प्लांट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप परफॉर्मेंस। किस ब्रीडिंग मेथड में जो प्लांट है फिनोटाइप परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं? मतलब प्लांट दिखने में अच्छा है, ठीक है ना, दिख रहा है बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, हाइट अच्छी है, पत्तियां अच्छी हैं, फ्लावर अच्छा है, सारी चीज़ों हमको बाहर से कैरेक्टर दिखते हैं। तो फिनोटाइप के बेसिस पर मास सिलेक्शन के अंदर है ना, मास सिलेक्शन में जो भी प्लांट सिलेक्ट किए जाते हैं किसके बेसिस पर? फिनोटाइप के बेसिस पर सिलेक्ट किए जाते हैं, याद रखना है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो मास सिलेक्शन के अंदर हम फिनोटाइप के बेसिस पर प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट इंक्लूडेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि किस मेथड में हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है? तो देखो इसका जो आंसर है वो म्यूटेशन है ना। म्यूटेशन ब्रीडिंग में हमको दो प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ए और बी दो पेरेंट्स हैं इनका क्रॉस कराओ यहाँ पर F1, ऐसे ज़रूरत नहीं है। हमको जिस प्लांट में अगर हमको चेंजेस करना है, ठीक है, कैरेक्टर का इम्प्रूवमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? कोई प्लांट है जिसको हमको इम्प्रूवमेंट करना है, हम डायरेक्ट इसको म्यूटेशन के द्वारा ट्रीट करेंगे। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट म्यूटेशन के द्वारा इसको ट्रीटेड करेंगे, हाँ या ना? एक्स-रे हुआ, गामा रे, जो भी आपके पास म्यूटेशन होगा उस म्यूटेशन डायरेक्ट उस प्लांट के ऊपर डाला जाएगा, ना कि उसको क्रॉस कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो म्यूटेशन के अंदर हमको हाइब्रिडाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? म्यूटेशन। वहाँ की जो मेथड है बैक क्रॉस मेथड, पेडिग्री, बल्क, पहले हमको यहाँ पर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ेगी, संकरण कराना पड़ेगी, इसके बाद ही हम सिलेक्शन प्रोसीजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्मिक, है ना, कोशिका द्रव्य वंशागति की, है ना, साइटोप्लाज्मिक कारकों की वंशागति द्वारा होती है। साइटोप्लाज्मिक फैक्टर जो होते हैं ना, इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर टेक्स प्लेस, तो किसके द्वारा? फीमेल पेरेंट के द्वारा, मेल फीमेल दोनों के द्वारा, या मेल पेरेंट के द्वारा, या नॉन ऑफ दीज। तो एक बात याद रखना, जब भी आपसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पूछा जाए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? फीमेल पेरेंट के द्वारा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की डिस्कवरी की थी कार्ल कोरेंस, जर्मनी के साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस, इन्होंने साइटोप्लाज्मिक। देखो क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, समझना आप, है ना, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जो मेल गैमेट होता है ना, मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट हुआ और इधर होता है फीमेल गैमेट, है ना, क्या होता है? फीमेल गैमेट। अब ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट सपोज स्पर्म है ना, स्पर्म है, और फीमेल गैमेट ओवा में एग सेल होती है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है। तो जो स्पर्म है, स्पर्म का न्यूक्लियस ही इसके अंदर जाता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो ही इसके अंदर जाता है एग सेल के अंदर। तो जो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट के अंदर एम्ब्रो बनता है आगे चल के, इसके अंदर जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओवम से आता है, ठीक है। स्पर्म हुआ या पोलन ग्रेन हुआ, उसका साइटोप्लाज्म अगली जनरेशन में नहीं जाता है, उनका सिर्फ न्यूक्लियस जाता है। मेल गैमेट का ओनली ऑन सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है? न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है, जो, ठीक है, जो ओवम होता है, एग सेल होती है, ठीक है, फीमेल गैमेट है, उसका न्यूक्लियस के साथ साथ में साइटोप्लाज्म की भी उसका ही होता है, ठीक है। तो जाइगोट के अंदर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म किसका होता है? तो फीमेल पेरेंट का होता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो फीमेल पेरेंट के द्वारा होता है, मेल के द्वारा नहीं होते, ठीक है। और जो कैरियोजेनिक इनहेरिटेंस होती है, ठीक है, कैरी मतलब ऐसी जीन जो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, उसमें मेल फीमेल दोनों से होगा, है ना,
मेल फीमेल दोनों से होगा। कैरियोजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो मेल फीमेल दोनों पेरेंट्स के द्वारा होता है, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एडेनिन एंड थाइमिन बेसेस आर अटैच्ड टू द डीएनए मॉलिक्यूल्स, है ना। जो डीएनए होता है हमारा इस प्रकार से, ठीक है, आपने देखा होगा डबल हेलिक्स, जिसमें ए और टी जो होते हैं ना आपस में जुड़ते हैं, तो आंसर है डबल हाइड्रोजन। ए और टी जो होते हैं इस प्रकार से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं ना। और जी और सी जो होते हैं ना, जी और सी, ठीक है, जी और सी वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं इस प्रकार से। तो आप याद रखना डीएनए के अंदर ए और टी डबल हाइड्रोजन, जी और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर देयर इन द पी, कि मटर जो होगा मटर के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना लिंकेज ग्रुप हमेशा किसके बराबर होगा, मटर ही नहीं, किसी का भी पूछे, ठीक है, आपसे है ना एनी क्वेश्चन कोई भी पूछे कि लिंकेज ग्रुप बताओ, आपको बता देना जिसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है उसके बराबर, है ना, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के बराबर, है ना। लिंकेज ग्रुप हमेशा किसके बराबर होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर के बराबर होते हैं। तो आपको पता है कि मटर के अंदर 2n बराबर कितना है 14, तो n बराबर हैप्लॉइड नंबर भाई n होता है, तो n बराबर कितने होंगे 7, तो लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे 7। जो जितना n होगा, ठीक है, लिंकेज ग्रुप भी उतने ही होंगे, जितना n होता है उतना ही लिंकेज ग्रुप होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेलफेयर, ठीक है, कि भाई अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण की विज्ञान होती है, ठीक है ना। तो ये किसने बोला, तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये बोला गया था ना, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये बोला गया था कि भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है, साइंस ऑफ वेलफेयर, मानव कल्याण का एक विषय है। चलिए इन्फ्लेशन, ये मुद्रास्फीति जो है का मूल कारण क्या होता है, महंगाई बढ़ने का, है ना। यहाँ पर कह रहा है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, भाई जो महंगाई है उसका बढ़ने का कारण क्या होता है, मेन कॉजेज क्या है, तो उसका इंक्रीजिंग इनकम नहीं होता, ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। जो उसका मेन कारण है होता है शॉर्टफॉल इन, ठीक है, जो कमी होती है, ठीक है, शॉर्टफॉल इन सप्लाई, पूर्ति में, भाई जैसी डिमांड बढ़ती है लेकिन चीज़ों की सप्लाई बढ़ती नहीं है, तो इसलिए महंगाई धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है। तो पूर्ति में, सप्लाई में क्या होना, कमी होना, ठीक है, ये मेन कारण है, ठीक है। चलिए अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, आपको बताना विच इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन के कौन कौन से, तो लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर सभी आंसर आएगा, सभी के सभी क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, किसके, प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल। चलिए आपको बताना अगला, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड मार्केट, जो मार्केट है किस भाषा का एक शब्द होता है, जर्मन वर्ड, ग्रीक वर्ड, अमेरिकन वर्ड और लैटिन वर्ड, किस भाषा का एक शब्द होता है, तो हमेशा याद रखना लैटिन वर्ड होता है ना। मार्केट जो है इस प्रकार का एक लैटिन वर्ड होता है जो कि मार्केटस, ठीक है, से लिया गया है, मार्केटस होता है इसका मतलब लैटिन में, जिसका मतलब होता है ट्रेड करना, क्या करना, व्यापार करना, ठीक है, टू ट्रेड, व्यापार करना इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत में पूंजीगत खेती पद्धति का संबंध कौन सी फसल से है, विच क्रॉप इज रिलेटेड टू कैपिटलिस्टिक फार्मिंग मेथड इन इंडिया। तो भाई पूंजी, जो लोग पैसे वाले होते हैं, ज़्यादा पैसा लगा कर कल्टीवेशन करते हैं, उसे कहते हैं पूंजीवादी खेती, है ना, ठीक है। तो पूंजीगत खेती जो है, तो इंडिया के अंदर टी है, कॉफ़ी है, रबर, इनके अंदर सबसे ज़्यादा फेमस, है ना, टी है, कॉफ़ी है, रबर है। यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, लैंड खरीदते हैं, ठीक है, हाई लेवल जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उनका यूज करके एक बड़े लेवल पर क्या करते हैं, पैसा लगाकर खेती करते हैं, उसे हम कहते हैं पूंजी, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। तो ये इंडिया के अंदर फेमस है। व्हेन वाज द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट फर्स्ट स्टार्टेड, गेहूं का कल्टीवेशन भाई पृथ्वी पर सबसे पहले, मतलब जैसे जैसे ह्यूमन, है ना, जो डोमेस्टिकेशन चलता गया भाई, इंसान ने धीरे धीरे, है ना, अनाज उगाना स्टार्ट किया, जैसे आदि मानव था धीरे धीरे कपड़े पहनने स्टार्ट किए, तो इसी के साथ साथ में पैरेलली उसने क्रॉप को ग्रो करने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो क्रॉप का डोमेस्टिकेशन किया गया था वो कौन सी थी, गेहूं थी। तो लेकिन कब किया गया था, 7500 BC वर्ष पहले, है ना, 7500 BC वर्ष पहले उसने व्हीट को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था। द फर्स्ट इरिगेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट, भाई इरिगेशन जो लॉर्ड कर्जन है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब बनाया गया था, तो याद रखना 1901 के अंदर, है ना, और सेकंड जो है 1972 के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट, है ना, 21 मार्च को, 21 मार्च को देखो, 21 मार्च को क्या मनाते हैं, फॉरेस्ट, मतलब पेड़ लगाओ, ठीक है ना, फॉरेस्ट। 22 मार्च को वाटर, पेड़ लगाओगे तो क्या होगा, पानी बरसेगा, वाटर।
पानी बरसेगा तो आप रिकॉर्ड करोगे कितना वर्षा है, तो मेट्रोलॉजिकल। ये आप इस प्रकार से सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। कैसे कि आप पेड़ लगाएंगे 21 को, 22 को होगी बरसात, ठीक, पेड़ लगाने से बारिश होती है। अब बारिश कितनी हुई ये आप बताओगे मेजरमेंट करके, तो आंसर मेट्रोलॉजी। तो 21 को फॉरेस्ट, 22 को वाटर, 23 को मेट्रोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसीमीटर यंत्र काम आता है। लाइसीमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ईटी और फॉर मेजरमेंट ऑफ द, ठीक है, ईटी के बाद या फिर लीचिंग या बोथ। तो आंसर हम देखो बाष्प जो ईटी होता है इवेपोट्रांसपिरेशन वो भी मेजर करते हैं, साथ साथ में हम क्या करते हैं मेजरमेंट ऑफ लीचिंग, ये दोनों काम करते हैं ना, ठीक है। क्या करते हैं तो लीचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का, बोथ ए एंड बी दोनों क्या करते हैं हम मेजरमेंट करते हैं। अगला है स्प्रेइंग डन टू ब्रेक द डोरमेंट स्टेज ऑफ पोटैटो, है ना। पोटैटो के अंडर डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसका, थाई का ना। किसका इस्तेमाल करते हैं हम, थाई का इस्तेमाल करके पोटैटो के अंदर हम डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द कैश क्रॉप, ठीक है। जिस कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है भाई, जिसको बेचकर आपको ज्यादा पैसा, है ना, टू अर्न हार्ड कैश, सीधा सीधा पैसे के लिए जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलता हो, ठीक है। तो पोटैटो एक कैश क्रॉप है, शुगर कैन है, कॉटन है, तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल। और एक टोबैको है, ये सब क्या है, तो कैश क्रॉप, जूट है, कैश क्रॉप है। इसके बाद 1 मीटर क्यूब, है ना, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक स्क्वायर मीटर, है ना, 1 मीटर क्यूब ये कितने बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1000 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, विच मेथड्स ऑफ प्लांटिंग सैम्पलिंग इन द गार्डन द फार्मर कैन प्लांट मोर एंड मोर गावा, ठीक है। कि हम, है ना, बागवानी के कौन से मेथड से गावा की अगर हम प्लांटिंग करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भाई हेक्सागोनल सिस्टम, है ना। देखो हेक्सागोनल सिस्टम जो है वो स्क्वायर से भी 15% ज़्यादा होता है। आपको मालूम होगा कि स्क्वायर सिस्टम से भी सब 15% प्लांट ज़्यादा आते हैं हेक्सागोनल। तो भाई गावा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट लगा सकते हैं हेक्सागोनल सिस्टम के द्वारा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस सकते हैं, तो डायगोनल जो होता है क्यूंकस मेथड होता है उसके द्वारा हम लगाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस बाई ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का क्या प्रोड्यूस होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। डीएनए से क्या बनना, आरएनए, इसे क्या बोलेंगे आप, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे हम, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसे हम, ट्रांसलेशन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आरएनए। और डीएनए से डीएनए का बनना, एक प्रश्न ये भी होता है, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तब उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से डीएनए के बनने को क्या कहते हैं हम, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। आरएनए से अगर डीएनए बन गया तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोइल इरोजन भाई वाटर, है ना। वाटर के द्वारा जो सोइल इरोजन होता है उसकी पहली स्टेज कौन सी होती है, तो इसकी देखो पहली स्टेज होती है स्प्लैश इरोजन, ठीक है। कौन सी, स्प्लैश इरोजन। फिर होती है सीड इरोजन, फिर कौन सी, सीड इरोजन। फिर होती है रिल, फिर होता है गली, और फिर होता है स्ट्रीम बैंक। इस प्रकार से 5 स्टेज होती है ना स्ट्रीम बैंक। तो पहली स्टेज आपसे पूछेंगे रिल और रेन ड्रॉप, है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, स्प्लैश और रेन ड्रॉप, ठीक है, स्प्लैश और रेन ड्रॉप जिसको हम कहते हैं। तो पहली स्टेज होती है स्प्लैश और रेन ड्रॉप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल हर्बिसाइड, कि कौन सा फंगल हर्बिसाइड है, मतलब एक प्रकार से बायो हर्बिसाइड कौन सा। कहने का मतलब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा बायो हर्बिसाइड है, ठीक है भाई। जिसमें फंगल हर्बिसाइड है ना, मतलब जिसमें फंगल के स्पोर होते हैं, वो है कोलेगो, जिसके अंदर फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा के स्पोर पाए जाते हैं ना, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, ठीक है, फाइटोप्थोरा, ठीक है, पाल्मिवोरा के स्पोर जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आंसर है कोलेगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्यू टू स्प्रे ऑफ विच हर्बिसाइड द लीव्स ऑफ द कॉटन बिकम्स लाइक क्लो ऑफ द ह्यूमन हैंड, ठीक है। कि किस शाकनाशी के छिड़काव के कारण कपास के पत्ते मनुष्य के हाथ के पंजे की तरह हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को ड्रिफ्ट हैजार्ड के कारण। तो कॉटन के अंदर ये 2,4-D, देखो कॉटन एक डाइकोट प्लांट होता है ना, कॉटन क्या है, एक डाइकोट है। और अगर कॉटन डाइकोट है, अगर इसके ऊपर 2,4-D आपने छिड़क दिया गलती से, ठीक है, डाइकोट है आपको मालूम है, अगर आपने 2,4-D इस पर छिड़क दिया
तो क्या होगा, इसकी पत्तियां ऐसे ह्यूमन फिंगर ऐसे हो जाते हैं, क्लोज शेप्ड है ना, फिंगर लाइक हो जाती हैं। तो ये किसके कारण होता है, 2,4-D के कारण। अगर आपसे कभी पूछा है कि 2,4-D रेजिस्टेंट जीन इन कॉटन, 2,4-D रेजिस्टेंट जीन इन कॉटन, ठीक है, रेजिस्टेंट जीन इन कॉटन, ठीक है, 2,4-D रेजिस्टेंट जीन इन कॉटन, तो कौन सी होती है, TFDA, कौन सी होती है, TFDA, इसको याद रखना आप। चलिए अगला है हाई साल्ट टॉलरेंस ग्रुप, ठीक है, सबसे हाई साल्ट मूंग, बीट रूट, पी और मस्कमेलन, तो चुकंदर क्या है, तो आंसर साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती है चुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग बट ग्रेटर देन द जीरो द टोटल प्रोडक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो MPP होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है MPP, ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं है, जीरो से ज़्यादा है, ठीक है, डिक्रीज तो है लेकिन ये क्या है, नेगेटिव, बात समझ में आ रही है, ये क्या है, जीरो से ज़्यादा है, जीरो से ज़्यादा है। उस कंडीशन में आपको बताना है TPP का क्या होता है ना, उस कंडीशन में TPP का क्या होता है। तो देखो उस कंडीशन में जो TPP का, एक मिनट, उस कंडीशन में TPP का क्या होगा, इधर देखिए आप, है ना, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। क्या होगा कि ये जो ग्राफ है अपना, है ना, ये जो ग्राफ इधर देखिए आप, ऐसा, ठीक है, ये कह रहा है कि इस प्रकार से ग्राफ रहता है। पहली स्टेज होती है फर्स्ट स्टेज, है ना, फिर सेकंड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज होती है, ये पहली स्टेज है ना। अब पहली स्टेज के अंदर आप हमेशा देखोगे क्या होता है कि MPP जो है, MPP लगातार क्या होता है, बढ़ रहा होता है। MPP जो है इस प्रकार से बढ़ रहा होता है, यहाँ तक मैक्सिमम हो जाता है, फिर यहाँ कम होता है, फिर धीरे 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 ऐसे कम होता जाता है, फिर यहाँ पर जीरो हो जाता है। MPP इस पॉइंट पर क्या हो जाता है, जीरो, फिर इधर नेगेटिव। तो वो इस पॉइंट की बात कर रहा है कि जो MPP है ना, इस वाले की बात, कि MPP है तो घट रहा है, ये वाला घट रहा है यहाँ पर, हाँ, लेकिन जीरो से ज़्यादा है, तो मतलब इसी स्टेज की बात कर रहा है। तो इस स्टेज में वो ये पूछ रहा है कि भाई TPP का क्या हो रहा है, इस स्टेज में TPP का क्या हो रहा है, ठीक है, इस स्टेज में TPP का क्या हो रहा है। तो देखो इस स्टेज में जो TPP है बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। TPP क्या होता है सेकेंड स्टेज के अंदर, याद रखना कि TPP जो है, ठीक है ना, TPP जो होता है इंक्रीज तो होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग, बट याद रखना डिक्रीजिंग रेट, कैसे, डिक्रीजिंग रेट के साथ, है ना, बढ़ता है लेकिन किससे, घटती हुई दर के साथ, ठीक है, बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर के साथ। देखो TPP जहाँ जो होता है ना पहली स्टेज में, तो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, TPP शुरुआत में होता है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और सेकंड स्टेज में होता है TPP इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग रेट। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, TPP मैंने आपको समझा दिया, तो इसका आंसर क्या होगा कि घटती हुई दर से बढ़ता है ना, इंक्रीजिंग बाई डिक्रीजिंग रेट। तो आई होप आपके 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे दोस्तों। अब ये वीडियो है ना रेगुलर आएगी आपको, कुछ कारण के, है ना, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था मैं कई कामों के अंदर, तो इसलिए वीडियो आ नहीं पा रही थी। अब आपको है ना ये MCQ की वीडियो आपको लगातार कंटिन्यूस मिलने वाली है। साथ साथ में अगर आप किसी एग्जाम की बहुत अच्छे से सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और है ना विद इन 6 मंथ आप कोई गवर्नमेंट जॉब एग्रीकल्चर की लेना चाहते हैं, तो हमारा जो है ना विजयी भव बैच है, बहुत ही स्पेशल बैच है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड थी सर कोई ऐसा बैच जिसमें सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव की तैयारी हो जाए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, अभ्यास एग्री एकेडमी को, ठीक है। वहाँ से 16 मई को मॉर्निंग इवनिंग FCI का 4 से 6 बैच, आप कोई भी है ना जो सुटेबल टाइम है, मॉर्निंग का, इवनिंग का, ठीक है, आफ्टरनून का, जिस टाइम आपको सुटेबल लगता है आप उस टाइम पर क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, PDF भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारी चीज़ आपको मिलेंगी। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।